स्वागत है वीडियो के आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग वेबर के औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास के वीडियो में हम लोगों ने वान थ्यूनेट के कृषि अवस्थित सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज हम लोग वेबर के औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग उसको समझते चलिए। यदि बात करें तो वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे और इन्होंने उद्योगों के स्थापनाकरण के लिए एक सिद्धांत या मॉडल दिया जिसे वेबर का औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत के नाम से जाना गया। किसी देश प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने के लिए उसके स्थान का चुनाव करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए किसी उद्योग को स्थापित करने से पहले हम ऐसे अनुकूलतम स्थान का चुनाव करें जहां से हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इन्हीं मान्यताओं पर वेबर ने अपना ये सिद्धांत दिया था। कोई भी उद्योगपति उद्योग की स्थापना ऐसी जगह करना चाहेगा जहां से उसे अधिकतम से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, साथ ही साथ वहां पर कच्चा माल का स्रोत हो, उसके निकट बाजार हो, परिवहन की अच्छी सुविधा विकसित हो। ये सभी जब एक ही जगह मिल जाते हैं तो वहाँ पर उद्योग की स्थापना कर ली जाती है। इन्हीं सब समस्याओं के निवारण के लिए वेबर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया जिसे वेबर का औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत के नाम से जाना गया। वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1909 में अपना ये औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत दिया था। इसके बाद जो वेबर थे, वेबर प्राग विश्वविद्यालय और हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में अपना शिक्षण कार्य भी किया था। वे एक प्रमुख अर्थशास्त्री रहे हैं। वेबर ने सर्वप्रथम जो अपना सिद्धांत दिया था अपने द्वारा लिखित पुस्तक अबरडेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियल अबरडेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियल। वेबर ने अपना औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत अपने द्वारा लिखित पुस्तक अबरडेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियल में दिया था। इस पुस्तक का प्रकाशन 1909 ईस्वी में जर्मन भाषा में हुआ। कुछ वर्षों पश्चात इस पुस्तक का अंग्रेजी प्रकाशन हुआ सन 1920 ईस्वी में। 1920 नहीं, 20 वर्षों के बाद हुआ था, तो 1929 होगा, 1929 ईस्वी में। तो 1909 में अबरडेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियल का प्रकाशन 1909 ईस्वी में जर्मन भाषा में हुआ। आगे चलकर के 20 वर्षों के पश्चात इसी पुस्तक का अंग्रेजी प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज शीर्षक से हुआ। थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नामक शीर्षक से हुआ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नामक शीर्षक से हुआ। तो वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत का प्रकाशन जर्मन भाषा में 1909 ईस्वी में अबरडेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियल नामक पुस्तक से
किया 20 वर्षों पश्चात इसी पुस्तक का अंग्रेजी प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ, जिसका शीर्षक थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज नामक शीर्षक था। तो इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत के लिए कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ दी थी। उन शब्दावलियों को मैं बताऊंगा। यही शब्दावलियाँ ही, ये जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, ये वेबर के सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। आइए देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। पारिभाषिक शब्दावलियाँ। पारिभाषिक शब्दावलियों से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसे अनुकूलतम स्थान से है, एक ऐसे अनुकूलतम स्थान से है जो अधिकतम लाभ दे सके, जो अधिकतम लाभ दे सके। अब ये जो अधिकतम लाभ है, ये जो आपका अधिकतम लाभ है, कैसे हो सकता है कि उत्पादन लागत कम हो, ठीक है ना। जब उत्पादन लागत कम होगा तब अधिकतम लाभ मिल सकेगा, यानी कि कीमत अधिक मिलेगी। तो क्या होगा, इसका कीमत अधिक मिले। उत्पादन लागत कम हो और कीमत अधिक मिले, तभी हमें जाकर के अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। ये किसी भी उद्योग से रिलेटेड हो सकता है, वो चाहे छोटा उद्योग हो, चाहे बड़ा उद्योग हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हर हाल में आपको उत्पादन लागत कम से कम करना हो और कीमत अधिक से अधिक आपको मिलता हो, तभी वो उद्योग आपको अधिकतम लाभ दे सकता है। अब उसके बाद कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं। पारिभाषिक शब्दावलियाँ, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। पारिभाषिक शब्दावलियाँ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पारिभाषिक शब्दावलियाँ वेबर के सिद्धांत की एक बेहतरीन व्याख्या प्रस्तुत करती है। इन्होंने पहला बताया कि सर्वसुलभ पदार्थ, सर्वसुलभ पदार्थ। दूसरा
शुद्ध पदार्थ, तीसरा स्थानीय पदार्थ, स्थानीय पदार्थ, इसको आप दूसरा कर लीजिए और इसको तीसरा। स्थानीय पदार्थ, चौथा मिश्रित पदार्थ, पांचवा पदार्थ सूचकांक, पदार्थ सूचकांक, और छठवां आइसोटोपेन। वेबर ने अपने सिद्धांत में कुछ परिभाषित शब्दावलियों को दिया, जिसमें सर्वसुलभ पदार्थ बताया, स्थानीय पदार्थ बताया, शुद्ध पदार्थ बताया, मिश्रित पदार्थ, पदार्थ सूचकांक और आइसोटोपेन। अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, सर्वसुलभ पदार्थ क्या होते हैं आप लोग समझ रहे होंगे कि वे पदार्थ जो विश्व के सभी स्थानों पर समान रूप से प्राप्त हो सके, मिल सके, उन्हें आप क्या कहेंगे? सर्वसुलभ पदार्थ कहेंगे। जैसे सूर्यताप, वायु, सौर शक्ति, जैसे सूर्यताप और वायु। ठीक है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो विश्व में सब जगह सुलभ रहते हैं, इसलिए इन्हें सर्वसुलभ पदार्थ कहेंगे। अब ये दूसरा है स्थानीय पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो विशेष रूप से एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके या स्थानीय रूप से प्राप्त हो सके, है ना। ऐसे पदार्थ जो स्थानीय रूप से प्राप्त हो सके उन्हें आप स्थानीय पदार्थ कहेंगे। जैसे कोयला, लोहा, सोना, चांदी, यानी कि आप इसमें कह सकते हैं खनिज पदार्थ। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्थानीय रूप से प्राप्त होते हैं, सब जगह ये प्राप्त नहीं होते हैं, ये स्थानीय रूप से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें स्थानीय पदार्थ के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसमें कोयला होगा, लोहा होगा, सोना होगा, चांदी होगा, अभ्रक होगा, मैंगनीज होगा। अब इसके बाद है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है ना। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका उत्पादन भार प्रक्रिया में कम न होता हो, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम न हो, ऐसे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम न हो। तो ऐसे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम न हो उन्हें आप शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे कपास से रुई तैयार करना। तो जैसे कपास से रुई आप तैयार कर रहे हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। यानी कि 5 किलो कपास होगा तो रुई भी लगभग 5 किलो ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थों को आप शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और ऐसे पदार्थों का जो सूचकांक होगा, वह सूचकांक 1 होगा। ऐसे पदार्थों का सूचकांक क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर पदार्थ सूचकांक दिया है, ठीक है ना। तो पदार्थ सूचकांक 1 होगा, यानी कि ऐसे पदार्थ होंगे जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम न हो, यानी कि कच्चा माल भी 10 किलो होगा और उससे उत्पादित पदार्थ भी लगभग 10 किलो ही होगा, तो वह शुद्ध पदार्थ कहलाएगा और उसका पदार्थ सूचकांक 1 होगा। अब इसके बाद है मिश्रित पदार्थ। मिश्रित पदार्थ ठीक इसका विपरीत होगा शुद्ध पदार्थ के। तो ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जिनका भार
उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन प्रक्रिया में कम हो या कम हो जाए, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाएगा उससे आप मिश्रित पदार्थ कहेंगे। जैसे गन्ने से चीनी तैयार करना, गन्ने से चीनी तैयार करना। तो वे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाएगा उन्हें आप मिश्रित पदार्थ कहेंगे। जैसे गन्ने से चीनी तैयार करना, यदि 1 क्विंटल गन्ना है तो उससे आप 60 किलो, 70 किलो, 50 किलो तक चीनी ही प्राप्त कर सकते हैं, चीनी का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि देख रहे हैं कच्चा माल बहुत अधिक है और उससे उत्पादित पदार्थ बहुत कम हो जा रहा है, तो ऐसे पदार्थों को ही मिश्रित पदार्थ के अंतर्गत आप रखेंगे। अब इसके बाद है पदार्थ सूचकांक। पदार्थ सूचकांक क्या होता है कि जिसका कच्चा माल और उत्पादित माल का भार लगभग क्या हो, बराबर हो। कच्चा माल का भार भी बराबर होगा और उत्पादित प्रोडक्शन जो होंगे, जो उत्पादित माल होंगे उनका भी भार क्या होगा, वो लगभग बराबर, दोनों को बराबर हो जाएगा। तो उन्हें आप क्या कहेंगे, पदार्थ सूचकांक कहेंगे। और ऐसे पदार्थों का सूचकांक 1 होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कच्चे पदार्थ और उत्पादित पदार्थ के भार के अनुपात को पदार्थ सूचकांक कहते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थों का सूचकांक क्या होता है, 1 होता है। ऐसे पदार्थों का सूचकांक 1 होता है। अब इसके बाद आइसोडोपेन क्या है। आइसोडोपेन क्या है तो आप लोग जानते होंगे आइसोडोपेन के बारे में। तो सर्वप्रथम आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग वेबर ने अपने मॉडर्न औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत में किया था। और ये जो आपका आइसोटोपेन होता है, ये होता है समान परिवहन लागत को प्रदर्शित करने वाली रेखा। समान परिवहन लागत को प्रदर्शित करने वाली रेखा को वेबर ने आइसोडोपेन कहा। तो आइसोडोपेन क्या है, ये समान परिवहन लागत को प्रदर्शित करती है या समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा आइसोडोपेन कहलाती है। अब इसके बाद सिद्धांत की मान्यताओं पर आते हैं हम लोग। सिद्धांत की मान्यताएं। सिद्धांत की मान्यताएं। अब इसमें थोड़ा सा इसको मैं सिद्धांत की मान्यताएं। अब इन मान्यताओं को आप समझें अच्छे से, यहाँ से आप लोग को बात समझ में आ जाएगी। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, बहुत आसान है, व्यवहारिक भी है, आप इसको समझ सकते हैं।
देखिए, सिद्धांत की मान्यताएं। वेबर के अनुसार कच्चे माल के स्वभाव में अंतर होगा। कच्चे माल के स्वभाव में क्या होगा? अंतर होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो कच्चा माल होगा, वह स्थानीय एवं सर्वव्यापी हो सकता है। यानी कि वेबर ने ये बताया कि जो कच्चा माल होता है वो स्थानीय भी हो सकता है और सर्वव्यापी भी हो सकता है, यानी कि वो कहीं कहीं भी मिल सकता है और सब जगह भी मिल सकता है। अब इसके बाद दूसरा चीज इन्होंने बताया कि कच्चा माल शुद्ध हो सकता है, और सकल भी हो सकता है। तो जो कच्चा माल होगा वो शुद्ध होगा और सकल होगा, यानी शुद्ध का मतलब नॉन वेट लूसिंग, यानी कि कच्चा माल शुद्ध हो सकता है। शुद्ध का मतलब कि जिसका उत्पादन करने में भार में कमी न हो, उसे आप शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और दूसरा क्या है कि सकल भी हो सकता है, यानी कि वेट लूजिंग। ठीक है, यानी कि वेट लूजिंग को आप ये मिश्रित पदार्थ कह सकते हैं, इसको आप शुद्ध माल कह सकते हैं। यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या होंगे? जिनका यहाँ पे लिखा है ऐसे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम न हो, उन्हें आप शुद्ध पदार्थ कहेंगे, या इन्हीं को आप नॉन वेट लूजिंग कहेंगे। जैसे रुई से कपास, जैसे कपास से रुई, और यहाँ पर गन्ना से चीनी। अब इसके बाद वेबर ने बताया कि कुछ दशाओं को इन्होंने बताया। अब यहाँ पर दशाओं की बात करें, दशाओं की यदि बात करें तो वेबर ने कुछ दशाओं को बताया। क्या था? यदि कोई उद्योग कच्चे माल पर आधारित है, तब पहला कंडीशन, यदि कच्चा माल सर्वव्यापी हो। और दूसरा कंडीशन बताया इन्होंने कि कच्चा माल स्थानाबद्ध
बद्ध हो एवं शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके भार उत्पादन प्रक्रिया में कम न हो उन्हें आप शुद्ध पदार्थ कहेंगे। देखिए, यदि कच्चा माल सर्वव्यापी होगा तो आप उद्योग कहाँ स्थापित करेंगे? तब आप उद्योग, यदि कच्चा माल सर्वव्यापी होगा यानी कि कह सकते हैं कि जो कच्चा माल होगा यदि वो सर्वव्यापी है, सब जगह मिलेंगे, तो ऐसी दशा में या ऐसी स्थिति में आप उद्योग की स्थापना बाजार के निकट करेंगे तो आपको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आप परिवहन लागत से बच जाएंगे। वेबर ने न्यूनतम परिवहन लागत की ही बात की है अपने सिद्धांत में कि कम से कम न्यूनतम परिवहन लागत देना पड़े, और जब न्यूनतम परिवहन लागत देंगे तो आपको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए वेबर ने कहा कि यदि कच्चा माल सर्वव्यापी होगा तो ऐसी दशा में आप उद्योग कहाँ स्थापित करेंगे? कच्चा माल के समीप करेंगे या बाजार के निकट करेंगे? यदि आप बाजार के निकट करते हैं तो ऐसी दशा में आपको क्या होगा? प्राप्त जो अधिकतम लाभ होगा वो प्राप्त होगा। यदि कच्चा माल सर्वव्यापी होगा तो उद्योग बाजार के निकट स्थापित करने पर अधिकतम लाभ मिलेगा। अधिकतम लाभ। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन है कि यदि कच्चा माल स्थानाबद्ध हो एवं शुद्ध हो, यानी कि जो कच्चा माल हो वो स्थानाबद्ध हो और उसके साथ साथ शुद्ध होगा, तब आप उद्योग कहाँ स्थापित करेंगे? ऐसी दशा में भी उद्योग बाजार के निकट ही स्थापित होगा। जैसे कच्चा माल स्थानाबद्ध हो यानी कि कह सकते हैं कि वो कहीं कहीं प्राप्त हो रहा है लेकिन वो शुद्ध, यानी कि उसका भार उत्पादन में कमी न होने पाए, यानी कि उसका जो भार होगा उत्पादन प्रक्रिया में कम न होने पाए। तो ऐसी दशा में यदि आप उस उद्योग को बाजार के निकट स्थापित कर लेंगे तो कच्चा माल बाजार के निकट जाएगा और वहाँ से उत्पादित होगा, तो भार में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको लाभ भी प्राप्त हो जाएगा। तब अब तीसरा कंडीशन है कि यदि कच्चा माल स्थानाबद्ध हो एवं सकल हो। सकल का तात्पर्य मैंने बताया है यहाँ पर मिश्रित पदार्थों से, यानी कि वे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाएगा उन्हें आप क्या कहेंगे? सकल पदार्थ के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं। तो कच्चा माल स्थानाबद्ध हो एवं सकल हो, तो ऐसी स्थिति में उद्योग कहाँ पे स्थापित करेंगे? बाजार के निकट या कच्चे माल के निकट? तो आपको कच्चे माल के निकट स्थापित करने में लाभ होगा। क्यों? क्योंकि जो कच्चा माल होगा उसका भार अधिक होगा। यदि आप बाजार के निकट उद्योग को स्थापित कर देंगे तो भार अधिक हो जाएगा। अब चूंकि क्या होता है कि परिवहन दूरी और भार के अनुरूप बढ़ता है, जो परिवहन होता है वो दूरी और भार के अनुरूप क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। इसलिए आप कच्चे माल के निकट उद्योग को स्थापित कर दीजिए और जब उससे उत्पादित माल होगा, अब उस उत्पादित माल का जो भार होगा वो कम हो जाएगा, अब उसको ले जाकर बाजार तक आप दे सकते हैं। अब देखिए जैसे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि उद्योग कच्चे माल के समीप स्थापित होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कच्चा माल स्थानाबद्ध हो यानी कि कहीं कहीं मिल रहा हो और वह मिश्रित हो या सकल हो, तब क्या करेंगे ऐसी दशा में कि मान लेते हैं कि कच्चा माल
2 ट्रक निकला, ऐसे समझिए व्यवहारिक रूप में 2 ट्रक कच्चा माल है और अब उससे जो उत्पादित माल होगा वो 1 ट्रक निकला। तो अब यदि आप उद्योग को बाजार के निकट स्थापित करेंगे तो आपको 2 ट्रक लेकर के जाना होगा कच्चा माल और दोनों ट्रक का परिवहन व्यय देना होगा। लेकिन जब उसी को कच्चा माल के समीप ही स्थापित कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि परिवहन का जो व्यय है वो बच जाएगा। अब 2 ट्रक कच्चा माल से जो उत्पादित माल होगा 1 ट्रक होगा, अब उसको आप ले जाएंगे कहाँ, बाजार के निकट। तो इसमें क्या होगा कि आपका परिवहन व्यय बच जाएगा। जब परिवहन व्यय बचेगा तो आपको लाभ की प्राप्ति अधिकतम हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वेबर ने कहा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं व्यवहारिक जगत में भी ये चीज़ें सही हैं। आप जितने भी उद्योग देखेंगे तो वे अधिकतर बाजार के निकट या कच्चा माल के निकट ही स्थापित होंगे। किसी किसी दशा में बाजार और कच्चे माल दोनों के बीच में ही स्थापित हो जाते हैं। अब चौथी दशा क्या है, चौथी दशा को मैं बताता हूँ। चौथी दशा है यदि कोई उद्योग एक से अधिक कच्चे माल पर आधारित हो, आधारित है, तब उद्योग को आप बाजार के निकट स्थापित करेंगे, बाजार के निकट स्थापित करेंगे तो आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक बताए गए हैं, जिसमें पूंजी है, आप ऐसे ही सुन लीजिए, पूंजी है, जलवायु है, परिवहन है, शक्ति का साधन है, बाजार है, ठीक है। अन्य कारक उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। इनमें से बाजार, शक्ति के साधन ये एक महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं जो उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करते रहते हैं। तो जहाँ पे शक्ति के साधन होंगे, परिवहन की सुविधा होगी, बाजार होगा, तो ये तीनों जहाँ पे होंगे वहाँ पर उद्योग को स्थापित करने में अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से वेबर ने अपना एक सिद्धांत या मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे वेबर का औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत या वेबर का औद्योगिक मॉडल के नाम से जाना गया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ों को मैंने नहीं नोट किया, कहाँ गया, कि वेबर का जो औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत है वो न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित है, ठीक है। तो वेबर का जो औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत है वह न्यूनतम परिवहन लागत पर आधारित रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, मैं उस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, आप उसको सीधे तौर पर उसी पर फोकस करिए। देखिए कि औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वेबर ने दिया था। कब दिया था, तो 1909 ईस्वी में दिया था। मैं पहले इसके बारे में बताया हूँ कि 1909 में दिया था। उसके बाद 20 वर्षों पश्चात पुनः अंग्रेजी भाषा में उस पुस्तक का प्रकाशन किया गया, जिसका शीर्षक क्या था आप लोग जान ही रहे हैं। तो एक वह क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि न्यूनतम परिवहन लागत किसके द्वारा दिया गया, तो न्यूनतम परिवहन लागत वेबर के द्वारा दिया गया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि आइसोडोपेन, यहाँ पर लिखा है
आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये टीजीटी और पीजीटी एग्जामों में बहुत पूछा जाता है कि आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत में किया था। आइसोडोपेन क्या होता है? तो समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा या प्रदर्शित करने वाली रेखा आइसोडोपेन कहलाती है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये जो दशाएं हैं, जो कंडीशन है यहाँ से आते हैं, और यहाँ से जो आते हैं ये अधिकतर प्रायः नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों को अधिक प्रभावित करता है? परिवहन है, बाजार है, शक्ति के साधन है, कच्चा माल है, ये सब चीज़ें है ना। तो इनमें से कौन सा अधिकतर परिवहन को उद्योगों को प्रभावित कर सकता है? तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं और बाकी क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं है। आप लोग चाहें तो टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें, तो उनमें आप देखेंगे कि वेबर के औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत में वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अभी मैंने आपसे बताया। अब इसके आगे आप लोग लॉस के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। इजार्ड है, ठीक है, लॉस है, इजार्ड है और हुबर है। तो हुबर, इजार्ड और लॉस, इन्होंने भी औद्योगिक अवस्थी सिद्धांत से संबंधित अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। इन मॉडलों को मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं अधिवास भूगोल पढ़ा रहा हूं और इस अधिवास भूगोल के अंतर्गत मैं नगरीय भूगोल यानी कि नगरीय तंत्र विश्लेषण के बारे में बता रहा हूं, जिनमें से पिछले क्लास की वीडियो में वान थ्यूनेन के मॉडल के बारे में मैंने बताया। आज मैं वेबर के मॉडल के बारे में बता रहा हूं। अब लॉस, इजार्ड और हुबर को मैं जब आर्थिक भूगोल पढ़ाऊंगा तो उस आर्थिक भूगोल में मैं इजार्ड, लॉस और हुबर के बारे में बता दूंगा। तो आज के क्लास की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।